स्वागत है आप सभी का स्टडी एकेडमिक्स में। इधर बीच हमारी वीडियो वगैरह नहीं आ रही थी क्योंकि जो है कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से हमने कुछ काम नहीं किया इधर बीच। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है विटामिन। हम विटामिन के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर को या फिर हम बात करें मनुष्य के शरीर को क्या होता है कि कुछ कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। अल्प मात्रा में आवश्यकता होते हुए ये शरीर की क्या जैविक क्रियाओं को कराते हैं जिनसे शरीर स्वस्थ, शरीर का विकास और वृद्धि हो पाता है। ठीक है, तो कुछ कार्बनिक यौगिक अति अल्प मात्रा में मनुष्यों एवं जंतुओं के सामान्य स्वास्थ्य और शरीर की वृद्धि व पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये कार्बनिक यौगिक ही क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, विटामिन जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक वाइटल, एमीन। वाइटल मतलब होते हैं कुछ जरूरी, एमीन्स। ठीक है, वाइटल शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? फंक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और उन्होंने विटामिन जो शब्द दिया था ये किसके आधार पे? यही इन्हीं दो शब्द के आधार पे, वाइटल, एमीन के आधार पे दिया था। ठीक है, मनुष्य का शरीर जो है क्या बहुत सारे जो है कि कार्बनिक पदार्थ मनुष्य के शरीर में बन रहे थे, लेकिन जो विटामिन होते हैं इनका निर्माण जो है मनुष्य के शरीर में नहीं होता है। तो इनको जो है हम ग्रहण कर सकते हैं बाहर से। तो इनका निर्माण होता कहाँ है? पादपों के अंदर होता है। पादपों के अंदर ग्रहण होता है, हम इनको जो है अपने भोजन के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अब विटामिन जो है कि विशेष जैव क्रियाओं को संपन्न होने हेतु आहार में आवश्यक कार्बनिक पदार्थ, मतलब हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी उसमें से कुछ न कुछ जो जैविक क्रियाएं हैं वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं? विटामिन के ऊपर निर्भर करती हैं। इसीलिए हमें विटामिन को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। ठीक है, और इनका जो पूर्ति होता है ये हमारे खाद्य पदार्थों द्वारा ही हो सकता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मानव शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता। ठीक है, विटामिन की कमी से जो है कि शरीर के अंदर बहुत सारे रोग होते हैं। ठीक है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, अब जैसे विटामिन का जो वर्गीकरण हम देखते हैं तो विटामिन का वर्गीकरण दो भागों में करते हैं, एक वसा में विलेय विटामिन और दूसरा जल में विलेय विटामिन। वो विटामिन जो वसा में घुलनशील हो जाए उन्हीं विटामिन को क्या बोलते हैं? वसा में घुलनशील या वसा में विलेय विटामिन। और वह विटामिन जो जल में विलेय हो जाए उन विटामिन को हम क्या कहते हैं? विटामिन, जल में विलेय विटामिन। और जैसा कि हमें पता है कि जल में विलेय विटामिन दो ही होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में विलेय विटामिन के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम कहते हैं एडेक। क्या कहते हैं? एडेक। ठीक है, ये हमारे पास एक तरीका है या ट्रिक, जो भी समझ सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के, ये जो हमारे पास चार विटामिन है ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि वसा में विटामिन क्या होंगे कि ये विटामिन वसा तथा तेल में विलेय होते हैं लेकिन जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एडेक हमने एग्जाम्पल बताया था। ठीक, और जल में जो घुलनशील विटामिन होंगे ये क्या होंगे? कौन कौन से होंगे? विटामिन बी और सी होंगे। अब क्या है कि जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं इनकी हमें ज़रूरत लगातार होती है। इनको हमें भोजन में लगातार लेते रहना चाहिए, क्योंकि जितना भी हम ये विटामिन ग्रहण करते हैं जल में घुलनशील होकर हमारे शरीर से मूत्र के द्वारा क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। ये हमारे शरीर में संचित नहीं रहते हैं, इसीलिए हमें इन विटामिन की मात्रा जो है कि हर समय लेनी होती है। ठीक है, अब विटामिन जो है क्या कराते हैं? जैविक क्रियाओं कराते हैं। और विटामिन जो है जैविक क्रियाओं को कम सांद्रता पे हो करके, मतलब विटामिन की अगर मात्रा कम से कम है तो भी क्या करते हैं? जैविक क्रियाओं को संपन्न करा देते हैं। इसीलिए इनकी आवश्यकता क्या होती है? अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण विटामिन और उनके रासायनिक नाम। ठीक है, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी होती है। और इसके मुख्य, हमने जो है कि मुख्य रोगों के ही बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जिनसे एमसीक्यू क्वेश्चन या जो है कि सेलेक्टेड प्रश्न बनते हैं। इसीलिए बहुत कम कम चीज़ों को हमने यहाँ पे ध्यान दिया जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। अगर देखना चाहें तो बहुत सारी बीमारियां वगैरह हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को बता सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सेलेक्टेड चीज़ों को देखना है। ठीक है,
तो विटामिन ए जो है, इसका नाम जो हमारे पास रासायनिक नाम है ये क्या है, रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी होता है और हमें विटामिन ए की कमी हम कहाँ से पूरी कर सकते हैं, गाजर से, दूध से, अंडा से और फल से। ठीक है। अब जो विटामिन बी होता है, ये बी जो है कि इसके कई सारे रूप हैं। ठीक है। तो इसको नंबर के हिसाब से हम क्या वर्गीकृत करते हैं, तो विटामिन ए जो है इसका नाम होता है थायामीन, इसका नाम होता है थायामीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, मूंगफली, आलू और सब्जियों से मिलता है। और कैसी सब्जियां, जो हरी सब्जियां हैं। ठीक है। विटामिन बी टू की बात करते हैं, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँख का रोग हो सकता है कोई न कोई। ठीक है। अब जैसे क्या है, इसके स्रोत में क्या दिया गया कि क्या क्या हम कहाँ से इसको जो है कि ले सकते हैं। ठीक है। तो अंडा, दूध और हरी सब्जियों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन बी टू। विटामिन बी थ्री का नाम है पेंटोनिक अम्ल। ठीक है। और ये जो है कि पैरों में जलन होना, बाल का सफ़ेद होना, तो ये हमें कहाँ से मिल सकते हैं, ये हमें दूध, टमाटर, मूंगफली, मांस वगैरह से मिल सकते हैं। विटामिन फाइव, ठीक है, इसका नाम होता है निकोटिनामाइड होता है, या नियासिन के नाम से कहते हैं। ठीक। और ये क्या मासिक विकार या पेलेग्रा नाम की जो बीमारी है उसको होने देता है। ठीक है। तो अगर हमें विटामिन बी फाइव की मात्रा को पूरा करना है तो ये हम कहाँ से पूरा कर सकते हैं, इसके स्रोत क्या क्या है, मांस है, मूंगफली और आलू। विटामिन बी सिक्स का नाम जो है पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से जो है एनीमिया या त्वचा का रोग होता है, ये दूध, मांस और सब्जियों से पूरा किया जा सकता है। विटामिन बी सेवन का नाम जो है बायोटीन है। ठीक है। इसकी कमी से जो है बालों का गिरना या झरना या फिर चर्म रोग, और इसके स्रोत क्या है, ईस्ट, गेहूं और अंडा। विटामिन बी ट्वेल्व का नाम है साइनोकोबालामीन जो है, इसकी कमी से जो है एनीमिया और अलग अलग तरह के रोग होते हैं। इसकी कमी हम कहाँ से पूरा कर सकते हैं, मांस, कलेजी और दूध से कर सकते हैं। विटामिन सी का नाम जो है स्कर्विक एसिड है, इससे स्कर्विक डिजीज़ या मसूड़ों का फूलना, और ये कहाँ से पूरी, इसकी जो स्रोत क्या क्या है, आंवला है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है ये। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का जो नाम है हमारे पास कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से हमें रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, और इसके जो स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा है। विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई का नाम जो है टोकोफेरॉल, इसकी कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना होता है। ये हमें, इसके जो स्रोत हैं वो कहाँ कौन कौन से हैं, हरी सब्जियां हैं, मक्खन और दूध है। विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्यूनॉन है। ठीक है। इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक। अब जो है जैसे कट पीट जाने की वजह से जो है कि रक्त का अगर थक्का नहीं जम रहा है तो मतलब विटामिन के की क्या है, कमी है। ठीक। और ये हमें कौन से स्रोत से मिलते हैं, टमाटर और हरी सब्जियों से मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और साथ में क्या होते हैं, फास्फोरस जैसे जटिल अणु शामिल होते हैं, या जटिल यौगिक, इन्हीं के द्वारा जो है जटिल यौगिक कोई क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये जो मुख्यतः केंद्र में पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है या डीएनए स्टैंड होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए स्टैंड होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं डीएनए जो होता है मुख्यतः केंद्र में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में, जबकि आरएनए आरएनए जो है मुख्यतः जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है। और डीएनए का जो अधिकांश जो होता है भाग, वो कहाँ, जीवों तथा अधिकांश जीवों के जो है तथा वायरसों के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि डीएनए जो है कि अधिकांश तौर पे जो जितने भी जीव हैं उनके, और कुछ वायरसों के जो आनुवांशिक पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, डीएनए होंगे। लेकिन कुछ आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है कुछ वायरसों के आनुवांशिक पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल जो है कि 3 घटक से मिलकर बना है। पहला घटक है शर्करा, दूसरा घटक है नाइट्रोजन युक्त क्षार, तीसरा जो है फास्फेट समूह। ठीक है।
तो सकरा जो है कि डीएनए के अंदर जो है कि डीऑक्सीराइबोस सकरा पाई जाती है, आरएनए के अंदर राइबोस सकरा पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर क्या सकरा पाई जाती है। ठीक है, ये सकरा क्या होती है, 5 कार्बन की होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं सकरा कैसी है, पेंटोज शुगर। किस प्रकार की सकरा है, पेंटोज सकरा है। ठीक है, और जो इसमें दूसरी बात की नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जो क्षार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पिरीमिडीन और प्यूरिन। प्यूरिन के अंदर क्या आता है, एडिनिन और ग्वानिन आता है, और पिरीमिडीन के अंदर यूरेसिल, थायामीन और साइटोसिन आता है। ठीक है, और फास्फेट समूह। तो ये 3 घटक मुख्यतः क्या करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये जो घटक है न्यूक्लिक अम्ल के 3 घटक यही क्या करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। मतलब न्यूक्लिक अम्ल के अंदर ये सारे घटक उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड एक शब्द होता है। जब हम सकरा के साथ नाइट्रोजन युक्त क्षार को जोड़ते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड तैयार होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि जब सकरा नाइट्रोजन युक्त क्षार और फास्फेट को जोड़ते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि न्यूक्लिक अम्ल इन्हीं तीनों घटक से मिलकर बना है, तो न्यूक्लिक अम्ल की जो इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड ही होती है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई है। मतलब हमने क्या कहा, न्यूक्लिक अम्ल में सकरा, नाइट्रोजन युक्त क्षार और फास्फेट तो उपस्थित होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड में भी उपस्थित होते हैं। ये बात हम बता रहे हैं क्यों, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल की जो इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम ये भी बता सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फेट समूह जोड़ दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास न्यूक्लिक अम्ल होता है ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए और आरएनए में कुछ हम अंतर देख लेते हैं। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, तो डीएनए के अंदर जो शुगर या सकरा पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी, डीऑक्सीराइबोज सकरा पाई जाती है। और आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल में जो सकरा पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी, राइबोज सकरा पाई जाएगी। अब इसमें जो नाइट्रोजन युक्त बेस होता है इसमें थायामीन होता है, और यहाँ पे थायामीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, किसके अंदर, आरएनए के अंदर। अब जो ये ज़्यादातर क्या होते हैं कि डीएनए के जो अणु होते हैं ये लंबे और जो है कुंडलित होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है, और जो आरएनए होते हैं इनके अणु क्या होते हैं, एक सूत्र वाले होते हैं। ठीक है, डीएनए क्या होते हैं, ज़्यादातर जो है जंतुओं के अंदर आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं, और कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी क्रिया हैं वो सब को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और किसके द्वारा नियंत्रण करते हैं या कंट्रोल करते हैं, आरएनए के द्वारा कंट्रोल या नियंत्रण करते हैं। जो आरएनए होता है ये सभी के अंदर नहीं, कुछ कुछ अपवाद हैं जहाँ पे पाए जाते हैं आनुवांशिक पदार्थ के तौर पे, तो इसीलिए क्या है कि आरएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, और इनका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण कराना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए होता है ये हमें पता है केंद्रक में होता है, केंद्रक में भी जो है क्रोमेटिन सूत्र के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी बात जो है हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, प्रतिकृत की तरह कार्य करते हैं। डीएनए में एक विशेष गुण होता है जिसके द्वारा क्या होता है, इसका एक अणु अपनी 2 समान प्रतिलिपियां संश्लेषित कर लेता है। मतलब डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है अपने ही जैसा दूसरा सेम उसी प्रकार का जो है कि स्ट्रैंड तैयार करता है, प्रतिलिपि तैयार कर लेता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रतिकृति बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण। डीएनए के अंदर क्या होता है कि ढेर सारी सूचना रहती है प्रोटीन के निर्माण के लिए। तो जो डीएनए है एक प्रकार का क्या, न्यूक्लिक अम्ल है, तो हम इसलिए क्या कहते हैं कि जो नए प्रोटीन अणु को संश्लेषित करने के लिए जो आवश्यक आनुवांशिक सूचना होती है डीएनए के अणुओं के अंदर शामिल होती है। ठीक है, या डीएनए के अणुओं पर होती है, इसी से हम प्रोटीन का संश्लेषण करा पाते हैं। ठीक है, आनुवांशिक कोड का निर्धारण। आनुवांशिक कोड का निर्धारण, डीएनए का वह प्रत्येक भाग जो विशेष प्रोटीन तथा पॉलीपेप्टाइड के लिए विशिष्ट कोड देता है उसे जीन कहते हैं। ठीक है, मतलब डीएनए का जो है कि वह भाग जो किसी न किसी
प्रोटीन का निर्माण करा रहा है या फिर जो है किसी न किसी पॉलीपेप्टाइड के बारे में जानकारी रख रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड त्रियक और अमीनो अम्ल के मध्य का जो संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं, अनुवांशिक कोड कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी क्या है, ये जो है डीएनए का जो है या फिर बोल दे न्यूक्लिक अम्ल का एक कार्य है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या होता है कि हम जो है कि व्यक्ति विशेष की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हार्मोन की। हार्मोन क्या होता है कि हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रसायन का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और ये रक्त के द्वारा प्रभावित होकर हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, संदेश पहुंचाना, या फिर ये संदेश वाहक की तरह काम करते हैं। हार्मोन जो हमारे पास है मुख्यतः रासायनिक प्रकृति के आधार पे 3 तरह के हो सकते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन, एमिनो अम्ल हार्मोन और पॉलीपेप्टाइडल हार्मोन। ठीक है, ऐसे हार्मोन जो स्टेरॉइड के मिल के बने हो उनको क्या बोलते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन। और जैसे एंड्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये स्टेरॉयडल हार्मोन है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो अमीनो अम्ल के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं, जैसे एंड्रोफिन, ग्लूकागॉन। ठीक है, ये सारे हार्मोन। अब इसके बाद जो है हमारे पास हार्मोन से रिलेटेड बहुत ही कम हमें ध्यान देना है। ठीक है, हार्मोन के कार्य क्या होते हैं कि ये शरीर की जो है जैविक क्रियाकलापों को संतुलित रखते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, सीमित रखता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को रक्त के अंदर बढ़ा देता है। स्टेरॉयडल हार्मोन क्या करते हैं, जनन ग्रंथियों वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को बनाते हैं। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे हार्मोन हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे हार्मोन हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को जो है कि इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बहुत सारे हार्मोन हैं, तो हमें बस इतना ही ध्यान देना था। ठीक है।